हियरिंग के टाइम में माननीय न्यायालय ने इवन यहाँ तक की कमेंट किए कि हाँ, एक समय में जो दिल्ली हाई कोर्ट की ज़मीन थी उसको भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति कह करके क्लेम किया गया था। और पिछले दिनों कुछ साल पहले भी ताजमहल को लेकर के भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि जो ताजमहल है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तब माननीय न्यायालय ने उनसे उनके ओनरशिप के कागज़ दिखाने को कहा था, जो वो नहीं दिखा पाए थे। तो उस चीज़ को लेकर के भी उन्होंने यही कहा कि भाई एक जो कलेक्टर को अधिकार दे दिए गए हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन की जाँच करे, कि उसको हटा दिया जाए। और उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि स्टे हो, तो आज स्टे नहीं लगा। और कोर्ट ने भी इस चीज़ को क्लियर कह दिया है कि भाई जो कोई कानून पार्लियामेंट से पास होकर के आया है, जेपीसी के पूरे डिटेल्ड उससे आया है, तो उस पर हम कोई किसी भी तरह का इमीडिएट इंटरिम रोक नहीं लगाएंगे। अब जो सुनवाई है कल जारी रहेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं लगेगा। आप ममता बनर्जी को पूछिए कि तेरा बंग देश जब बनेगा तब उस समय तुम वो बात करना। अभी फ़िलहाल जो है भारत देश है, और भारत देश के एक स्टेट की तुम सिर्फ मुख्यमंत्री हो। तुम भारत देश की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या पार्लियामेंट की मेंबर नहीं, ये नहीं हो। लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा स्पीकर नहीं हो, समझे ना। तो इसीलिए इस तरह की भाषा में बात करना, तो ये इट्स ए टोटल क्रिमिनल स्टेटमेंट। और ममता बनर्जी के खिलाफ इमीडिएटली जो है भारत सरकार को एफआईआर कर उसको अंदर करना चाहिए, और प्रेसिडेंट रूल भी लगाना चाहिए। और ममता बनर्जी के ये क्रिमिनल स्टेटमेंट के खिलाफ कि हम जो है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को जो है बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, ये क्रिमिनल स्टेटमेंट है। बिकॉज ये कोई सड़क छाप कानून नहीं है, पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून है। और पार्लियामेंट के द्वारा आप खुद पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, और आप एक संवैधानिक पोस्ट पर बंगाल में बैठी हुई हैं मुख्यमंत्री के पद पर, और उसके बावजूद भी इस तरह की बात कह रही हैं कि हम केंद्र सरकार पार्लियामेंट के कानून को, हम अमेंडेड कानून को नहीं लागू होने देंगे। इसका मतलब आप क्रिमिनल हैं, और देश में क्रिमिनल की सज़ा जो है जेल में होती है, उनको उनका ट्रायल होता है। तो इमीडिएटली इनके खिलाफ जो है केस फाइल होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना चाहिए। मैम, वक्फ लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी और तमाम लोगों ने जो आज पिटीशन डाली थी वक्फ को लेकर, उस पर सुनवाई हुई है। क्या कुछ सुनवाई में रहा है और क्या उम्मीद आगे की सुनवाइयों को लेकर आपको दिख रही है? और इसी के साथ मैम, आज जो सुनवाई हुई है इसके अलावा भी ऐसी भी पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में जो कि इस कानून के फेवर में डाली गई। देखिए, आज जो पिटीशन डली है, वो जो पक्षकार हैं वो उनकी जो पार्टी है वो वैसे ही विवादास्पद बयान के लिए जानी जाती है, डायरेक्ट हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए, कि ऐसे राजनीतिक दल जो सीधा ये कहे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम अपनी ताकत दिखा देंगे। तो ऐसे जो पक्षकार हैं, पहले तो उनकी जो पिटीशन थी वो एडमिट नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा, जो मुस्लिम पक्ष को लेकर के दो मेन मुद्दों पर उनका डिस्प्यूट था जिस पे बहस हुई। पहला ये था कि वक्फ बाय यूज़र, उनका ये कहना था कि जहाँ पे भी मुसलमान जो वक्फ की संपत्ति को लेकर के ज़मीन पे कब्जा किए हुए बैठे हैं, उनके कागज़ों की जांच ना हो। उन्होंने ये कहा कि 8 लाख में से 4 लाख प्रॉपर्टीज़ के उनके पास ऐसे कोई कागज़ नहीं है। और दूसरा जो उनका मेन मुद्दा ये था कि भाई जो बोर्ड में, वक्फ बोर्ड के अंदर जो 2 नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बना दिया गया है, उस चीज़ को लेकर के उनको आपत्ति थी। तो यहाँ पे हिंदू पक्ष ने ये कहा कि जो 1995 का जो वक्फ एक्ट था उसके अंदर ऐसा प्रोविज़न था कि कोई भी जो गैर मुस्लिम है वो अपनी ज़मीन को दान कर सकता है। गैर मुस्लिम की ज़मीन भी वक्फ की प्रॉपर्टी बन सकती है, पर मुस्लिम का जो वक्फ बोर्ड है वो ऐसे किसी भी गैर मुस्लिम को अपने बोर्ड और ट्रिब्यूनल का हिस्सा नहीं बना सकता, और कोई भी जो विवाद है वो सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के उनके जो डिस्प्यूट्स थे उन पे बहस हुई, और हियरिंग के टाइम में माननीय न्यायालय ने इवन यहाँ तक की कमेंट किए कि हाँ, एक समय में जो दिल्ली हाई कोर्ट की ज़मीन थी उसको भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति कह करके क्लेम किया गया था। और पिछले दिनों कुछ साल पहले भी ताजमहल को लेकर के भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि जो ताजमहल है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तब माननीय न्यायालय ने उनसे उनके ओनरशिप के कागज़ दिखाने को कहा था, जो वो नहीं दिखा पाए थे। तो उस चीज़ को लेकर के भी उन्होंने यही कहा कि भाई एक जो कलेक्टर को अधिकार दे दिए गए हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन की जाँच करे, कि उसको हटा दिया जाए। और उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि स्टे हो,
तो आज स्टे नहीं लगा और कोर्ट ने भी इस चीज़ को क्लियर कह दिया है कि भाई जो कोई कानून पार्लियामेंट से पास होकर के आया है, जेपीसी के पूरे डिटेल्ड उससे आया है, तो उस पर हम कोई किसी भी तरह का इमीडिएट इंटरिम रोक नहीं लगाएंगे। अब जो सुनवाई है कल जारी रहेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं लगेगा। मैम, एक तरफ मामला कोर्ट में है, वहीं दूसरी तरफ लगातार इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर ये कानून पास भी हो जाता है तब भी हम इसे नहीं मानेंगे। और आज कोर्ट में कपिल सिब्बल ने भी इसी तरीके से बयानबाजी कही और वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तो पहले ही कह चुकी हैं कि अगर कानून बन जाता है, लागू भी कर दिया गया था, पर उन्होंने कहा कि हमारा बंगाल नहीं मानेगा। देखिए, अभी जो आपने बंगाल का जिक्र किया, तो बंगाल में जो हिंसा हो रही है इसको लेकर के भी माननीय न्यायालय ने दुख जाहिर किया कि भी ऐसे किसी भी तरह का जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। और दूसरा देखिए कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल जी ने कहा, तो उनके हिसाब से तो फिर कोर्ट के सामने ये प्रश्न भी आया कि भाई तो जजेस को भी हक नहीं है क्योंकि जजेस भी गैर मुस्लिम है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद है कि भाई, और कपिल सिब्बल ने दूसरे की ये भी दलीलें रखी कि भाई आप कोर्ट का जो कानून है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जिसको बिल्कुल माननीय न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया और कड़े शब्दों में कि ये देश का कानून है और संविधान से चलता है। और दूसरा देखिए, ये जो पिटीशन है इसमें कई जगह शरीयत शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि जो गैर संवैधानिक है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि भाई ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये एज इट इज सस्टेन करेगा और इस पर कोई स्टे नहीं लगेगा। याचिका जब कोर्ट में डाल रखी है इन तमाम लोगों ने, तो फिर धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? ओवैसी की ही याचिका पर सुनवाई और वही देश घेरने और शाहीन बाग बनाने की बात करते हैं। देखिए, ये मामला कानून व्यवस्था का है, इस पे कुछ भी जो कहना है वो उचित नहीं होगा। इसी के साथ मैम, अगर हम पश्चिम बंगाल को लेकर बात करें तो पश्चिम बंगाल में आज जिस तरीके के हालात हैं, लगातार सवाल ये उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल के हालातों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं संभाल पा रही हैं, तो राष्ट्रपति शासन यानी कि 356 वहाँ लगा देनी चाहिए। तो 356 लगाने के क्या क्या प्रावधान है और किन किन जगहों पर ये लगाई जा सकती है, किस तरीके की व्यवस्था में? देखिए, जो ये कानून व्यवस्था को लेकर के है, आप देखिए जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं का टारगेट करके हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लोगों का पलायन हो रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास ऐसी पूरी पावर्स हैं कि कानून व्यवस्था को बहाल रखने के लिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो कहीं पे भी राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। हाल में हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं डाली गई हैं, जिस पर एक पर मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर SIT का गठन होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, वहाँ की जनता अब लगातार ये सवाल उठा रही है कि यहाँ के हालातों को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रही हैं, इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सवाल मेरा ये भी है सर कि आखिरकार राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या क्या प्रावधान जरूरी हैं और 356 आखिरकार क्यों लगाया जाता है? देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है, मूल रूप से जो है वो अपने को घोषित कर चुकी है कि हम आने वाले बंग देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो ये कोई वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं है, ये कोई 3 तलाक का विरोध नहीं है, ये कोई अन्य धर्म के जितनी भी जो है कवायतें हो रही है, मुसलमानों के बेनिफिट में हो रही है, लेकिन उसको ये लोग विरूपित कर उसको प्रोजेक्ट कर रही हैं और मुसलमानों को उकसा कर जो है पूरे देश में जो है इस तरह की जो है सिविल वार को न्योता देकर करवा रही हैं। बेसिकली ममता बनर्जी जो हैं वो अपने को कहती है मेरा नाम मुमताज़ बानो है, जैसे मुलायम सिंह अपने को कहते थे मैं मुल्ला मुलायम हो गया हूँ, तो उसी तरह ममता बनर्जी अपने को मुमताज़ बानो घोषित कर चुकी हैं और वो कह रही हैं कि मैं पूरे वेस्ट बंगाल को, ये जो पश्चिमी बंगाल और दक्षिण बंगाल है और इधर जो झारखंड का जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और जो आपको बिहार का जो बंगाल से रिलेटेड एरिया है, जैसे आपको किशनगंज किशनगंज है और अररिया पूर्णिया, ये सब एरिया है जहाँ पर 90% मुसलमान डोमिनेट कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के संगति में है और वो चाह रही है कि पूरे एरिया को भारत के टुकड़े कर बंग देश बनाया जाए। हाँ, तो इनका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो इसीलिए भारत सरकार को फोर्थविथ जो है तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए और इसको जो है 356 लागू कर देना चाहिए। इसमें कहीं से
इप्स एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन और हिंसा है, पर इस हिंसा में जिस तरीके से हिंदुओं को शिकार बनाया जा रहा है, जिस पर बीजेपी के नेताओं ने भी कई बार सवाल उठाकर कहा कि अगर इसी तरीके के हालात रहे तो आने वाले 2026 में आखिरकार लोग किस इस डर की वजह से तो कोई वोट देने नहीं जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा राष्ट्रपति को फर्स्ट हस्तक्षेप करना चाहिए, बिकॉज इलेक्शन कमीशन भी जो है राष्ट्रपति के अंदर ही आता है, समझे। और इमीडिएटली जो है 356 प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन लगना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले समय में अगर ये हिंसा को नहीं रोका गया तो पूरा बंगाल के साथ जो है केरल भी तैयार है, झारखंड भी तैयार है, बिहार भी तैयार है। इस तरह से सारा इट विल बी बिकम ए स्पोरेडिक इंसिडेंट इन एवरी स्टेट्स। मान का डोमिनेशन है, सब यहाँ से इंस्पायरेशन लेकर हिंदुओं का बूट करना शुरू करेंगे। इसीलिए चेक एंड बैलेंस इमीडिएट करना चाहिए, इमीडिएटली। तो इसी के साथ जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में है और ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, सर आज जिस तरीके से हिंसा हो रही है, संभालने में नाकामयाब हैं और जो वहाँ पर केंद्रीय बल को वहाँ लगाया गया है उसे ममता बनर्जी कहती हैं कि ये तो केंद्र की एजेंसियाँ हैं, क्या इस तरीके की मानसिकता के साथ फिर एक बार सत्ता में आ पाएंगी ममता? आप ममता बनर्जी को पूछिए कि तेरा बंग देश जब बनेगा तब उस समय तुम वो बात करना। अभी फ़िलहाल जो है भारत देश है और भारत देश के एक स्टेट की तुम सिर्फ मुख्यमंत्री हो, तुम भारत देश की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या पार्लियामेंट की मेंबर नहीं, ये नहीं हो, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा स्पीकर नहीं हो, समझे ना। तो इसीलिए इस तरह की भाषा में बात करना तो ये इट्स ए टोटल क्रिमिनल स्टेटमेंट। और ममता बनर्जी के खिलाफ इमीडिएटली जो है भारत सरकार को एफआईआर कर उसको अंदर करना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल भी लगाना चाहिए। और ममता बनर्जी के ये क्रिमिनल स्टेटमेंट के खिलाफ कि हम जो है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को जो है बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, ये क्रिमिनल स्टेटमेंट है। बिकॉज ये कोई सड़क छाप कानून नहीं है, पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून है। और पार्लियामेंट के द्वारा आप खुद पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और आप एक संवैधानिक पोस्ट पर बंगाल में बैठी हुई है मुख्यमंत्री के पद पर, और उसके बावजूद भी इस तरह की बात कह रही हैं कि हम केंद्र सरकार पार्लियामेंट के कानून को, हम अमेंडेड कानून को नहीं लागू होने देंगे। इसका मतलब आप क्रिमिनल हैं और देश में क्रिमिनल की सज़ा जो है जेल में होती है, उनको उनका ट्रायल होता है। तो इमीडिएटली इनके खिलाफ जो है केस फाइल होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना चाहिए। सर इसी के साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर सुनवाई हुई है और आज कोई अंतरिम ऑर्डर नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या किया जाएगा? कल आज जो है मैं भी था कोर्ट में और ये कानूनी कार्रवाई जो मूल रूप से जो है वक्फ बाय यूजर्स के ऊपर ज़्यादा चर्चा हुई। तो वक्फ बाय यूजर्स में उनका कहना था कि जितने भी लोग हैं जो 200 साल 100 साल 50 साल से अवैध रूप से भी अगर कब्जा किए हुए हैं, हाँ, तो उनको जो है छूट देनी चाहिए कि वो उनका चीज़ हो गया। हाँ, लेकिन ये गलत है, ये गुंडागर्दी है, ये गलत है, ये वक्फ बाय यूजर कानून को ख़त्म करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।